बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं स्पेशल ट्रांसमिशन में। और आज आपको पता है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में शिकस्त दे दी है नीदरलैंड को बड़े ज़बरदस्त तरीके से, कोई 80 के करीब रन से, 80-82 रन से उसको शिकस्त दी है। और ये अपने वर्ल्ड कप का आगाज़ एक तारीखी फ़तह के साथ किया, ज़बरदस्त फ़तह के साथ किया, अच्छी फ़तह के साथ किया। जिस वक्त पाकिस्तान ने 286 रन बनाए थे तो यही थी कि नीदरलैंड की टीम जवाब में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी और बड़ा सख्त किस्म का मुकाबला होगा, क्योंकि ट्रैक बहुत अच्छा था, बैटिंग बड़ी आसानी से हो रही थी। लेकिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने जिस तरह बॉलिंग की वो ज़बरदस्त था, अपनी मिसालात था और अच्छी बॉलिंग करके पाकिस्तान इस टूर्नामेंट इसमें अपने पहले मैच में फतह याब हुआ। न सिर्फ मैच में वापस आया बल्कि फतह भी हासिल की और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फास्ट बॉलिंग की है। बिलखसूस हारिस रऊफ, हसन अली और शाहीन अफरीदी ने। स्पिनर्स की कारकर्दगी भी आप कह सकते हैं एवरेज ही थी, लेकिन फास्ट बॉलर्स ने एक ऐसी विकेट पे जो बिल्कुल स्पिनर्स के लिए बड़ी मददगार थी, अच्छी थी, उसमें फास्ट बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की और यूँ पाकिस्तान अपना पहला मैच जीत गया। वर्ल्ड कप का आगाज़ पाकिस्तान ने फतह के साथ किया। नीदरलैंड थी पाकिस्तान की आज, जो पाकिस्तान जीता है आज एक अच्छी तारीखी किस्म की जीत के साथ और वर्ल्ड कप का आगाज़ किया है पाकिस्तान ने। अब देखते हैं कि आने वाले मैचों में क्या करता है, लेकिन आज की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे कई सवाल भी उठते हैं। बैटिंग इंतहाई मायूस कुन थी 2-3 प्लेयर्स के अलावा। बॉलिंग भी शुरू में इतनी अच्छी आप नहीं कह सकते थे। स्पिनर्स की कारकर्दगी हिंदुस्तान में यही कहा जाता है कि इन विकेटों पे स्पिनर्स जो हैं वो ट्रम्प कार्ड साबित होंगे, लेकिन आज हमारे स्पिनर्स की बॉलिंग शायद इतनी मयारी, शायद इतनी अच्छी नहीं थी। शादाब खान की बॉलिंग पे अगर आप देखें तो वो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बैटिंग पे बात करते हैं। फ़खर जमान मुसलसल जो हैं वो नाकाम होते हो रहे हैं और उनको फिर भी टीम में रखा जा रहा है। न जाने, जब हम कहते हैं कि वो बाबर के दोस्त हैं तो बहुत से लोग हमें कमेंट्स करके गालियाँ भी देते हैं, कहते हैं जी कि आप पता नहीं बिला वजह तनकीद करते हैं। लेकिन फ़खर जमान की गुज़िश्ता कोई 10-12 मैचों में परफॉर्मेंस जो है वो ना होने के बराबर है, इंतहाई मायूस कुन है। और उसके साथ इंज़माम उल हक के भतीजे या भांजे हैं, उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। बाबर आजम भी आज जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद इफ्तिखार अहमद आए। इफ्तिखार अहमद की कारकर्दगी भी शायद इतनी सऊद शकील आए और सऊद शकील ने ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी। रिजवान के साथ मिलकर नौजवान सऊद शकील की इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की एक इनिंग खेली, एक अच्छी ज़बरदस्त 50 भी बनाई और साथ उन्होंने पाकिस्तान को एक मुश्किल सूरत हाल से निकाला। और फिर रिजवान भी आउट हुए सऊद शकील के बाद, इफ्तिखार भी जल्दी आउट हो गए। फिर शादाब और नवाज ने थोड़ा सा इनिंग को संभाला दिया। गिरते पड़ते हम 286 रन बनाने में कामयाब हुए, लेकिन 286 रन इस विकेट पे कोई अच्छा या डिफेंडिंग टोटल नहीं था। अगर नीदरलैंड की जगह यहाँ पर इंडिया, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया की टीम होती तो फिर वो आसानी के साथ विद इन 40 ओवर्स इस पे में वो कर लेती, क्योंकि इस विकेट पे सिर्फ स्पिनर्स को थोड़ा बहुत वो मिल रही थी, मदद मिल रही थी। बॉल रुक कर आ रहा था, भले पूरी तरह नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे स्पिनर्स से तो बॉलिंग ही नहीं हो रही थी। और फिर जब दूसरी इनिंग का आगाज़ हुआ तो शुरू में पहले ओवर की 3-4 गेंदें जो हैं थोड़ी बहुत स्विंग हुई है शाहीन अफरीदी की, लेकिन उसके बाद स्विंग और सीम नाम की कुछ चीज़ नहीं थी। फिर अच्छे तरीके से बॉलिंग की है हसन अली ने। हसन अली की जब जो बॉलिंग थी उसी की वजह से पाकिस्तान ने शुरू में थोड़ा सा उनको दबाया, प्रेशराइज किया। और साथ साथ फिर हारिस रऊफ आए तो हारिस रऊफ की बॉलिंग भी ठीक थी। हसन अली ने एक विकेट ली, फिर चाचा इफ्तिखार की बॉलिंग भी ठीक थी। 3 ओवर में 15-16 रन उन्होंने दिए। और फिर जब दूसरा स्पेल था हारिस रऊफ का तो वो ज़बरदस्त था, तूफानी था। उस स्पेल ने ही मैच का रुख पलटा, पासा पलटा और 2 विकेटें ली उन्होंने दूसरे स्पेल में। फिर उन्होंने उनका कैच छूटा, वरना वो 3 ले लेते और आखिर में भी उन्होंने तीसरी विकेट ली। शाहीन अफरीदी ने दूसरे स्पेल में बॉलिंग अच्छी की, बॉल उनका रिवर्स स्विंग हो रहा था। यूँ मजमूई तौर पर पाकिस्तान की ओवरऑल बॉलिंग की परफॉर्मेंस जहाँ तक हम कह सकते हैं कि ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन बॉलिंग में वही फास्ट बॉलिंग अच्छी थी। स्पिन बॉलिंग का जो शोबा जिस पे हमें बड़ा गुरूर है, तकबर था, गुरूर था जी कि हम स्पिन बॉलिंग में ये करेंगे वो करेंगे, ना ये हुआ ना वो हुआ। और गिरते पड़ते हमारे स्पिनर्स ने विकेट तो ली। शादाब खान ने जिस बॉल पे विकेट ली वो शॉर्ट बॉल था और वो उनका जो विक्रम सिंह था, विक्रम सिंह ने उसको छक्का मारने की कोशिश की, वो कैच आउट हो गया। अलबत्ता नवाज की बॉल गेंद अच्छी थी। नवाज की गेंद पर टिंडीलीडा आउट हुए, जो डच टीम के सबसे मुस्तनद बल्लेबाज थे और वेल सेटल थे, वो आउट हुए हैं। तो बाकी जो हैं वो बॉलिंग कोई इतनी मयारी नहीं थी, लेकिन फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत मयारी थी।
फील्डिंग भी अच्छी रही है। ओवरऑल एक कैच छूटा है चाचा इफ्तिखार से, लेकिन ओवरऑल फील्डिंग अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी रही है, फील्डिंग भी अच्छी रही है। लेकिन बैटिंग का शोबा हमारा फिर वो जो है वो तवज्जो मांग रहा है टॉप ऑर्डर पे। वक्त आ गया है कि अब अगला मैच हमारा श्रीलंका के खिलाफ है 10 को इसी जगह इसी हैदराबाद में जहाँ पर आज हमारे दोनों ओपनर्स नाकाम हुए हैं। तो दो में से फखर इमाम उल हक या फखर जमान में से किसी एक को आपने रेस्ट देना ही देना होगा। 10 को अब्दुल्ला शफीक को खिलाना होगा, और उसके साथ साथ उसामा मीर की जगह तो बनती है, लेकिन लग ये रहा है कि उसामा मीर की शायद कोई इतनी तगड़ी सिफारिश नहीं है, वो शायद 10 को भी टीम में जगह ना बना पाए। लेकिन वो अच्छे स्पिनर है, अच्छे लेग स्पिनर है, वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। उस दिन प्रैक्टिस मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी छक्के भी मारे हैं, तो उनको टीम में होना चाहिए। जिसकी जगह भी रखते हैं, लेकिन उनको टीम में होना चाहिए। बाकी ओपनर को अगर ये चेंज कर देते हैं तो फिर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। आप अपनी राय कमेंट के जरिए दे सकते हैं कि आपकी राय में आज की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी थी, पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया आज की इस मैच में। और मजमूई तौर पर तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन जो हमारे कमज़ोर शोबे थे, जो एशिया कप से कमज़ोर चले आ रहे थे, शादाब की फील्ड बॉलिंग, फ़खर जमान की बैटिंग, इमाम उल हक की बैटिंग, बाबर आजम भी आज कोई अच्छा नहीं खेले। बाबर आजम भी एक ऐसी बॉल पे आउट हुए, ऑफ स्पिनर के सामने वो थोड़ा सा डर के खेल रहे थे, और वो डरते डरते वो फिर ये हुआ कि वो आउट हो गए। कैच दे दिया उन्होंने शॉर्ट में मिड विकेट पर, और वहां से पाकिस्तान की टीम दबाव में आ गई। लेकिन अब वक्त आ गया है कि चौथे नंबर की बैटिंग के लिए भी सऊद शकील को या इफ्तिखार को चौथे पे लाया जाए। रिजवान एक सीजन कैंपेनर है, रिजवान को 5वें पे अगर आप खिलाते हैं तो ज्यादा बेहतर है। सऊद शकील ने जिस तरह की परफॉर्मेंस आज दी है वो बहुत मसाली थी, बहुत ज़बरदस्त थी। नया टैलेंटेड बैटर हैं, तो इनको बैटिंग में मजीद मौके मिलने चाहिए। जितने मैक्सिमम इनको खिलाया जाएगा, जितना ज़्यादा ये फेस करेंगे, इतना अच्छा ये खेल सकते हैं। स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेले हैं, बड़ा कॉम्पिटेंट प्लेयर है, बहुत बड़ा उनका पाकिस्तान का एसेट है। और अगर इसको इसी तरह खेलने के मौके दिए जाते रहे, दोस्तियां अगर ना पाली गई तो इंशाल्लाह ये लड़का आने वाले दिनों में पाकिस्तान का एक बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। और इसने जिस तरह की परफॉर्मेंस आज दी है वो अपनी मिसाल आप है। पहला वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं हिंदुस्तान में, हैदराबाद दक्कन में, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा गैर मुल्की सरजमीन पर, पूरी दुनिया की नज़रें आप पर हैं। और ऐसे में जब आप परफॉर्म करते हैं तो इट मीन्स कि आप अच्छे प्लेयर हैं, और उसने साबित किया है कि वो अच्छा प्लेयर है। आगा सलमान को मौके ज़्यादा दिए गए हैं। अगर एशिया कप में भी आगा सलमान की जगह यही लड़का खेलता तो शायद बहुत से मैचेस का रिजल्ट बेहतर होता, चेंज होता। लेकिन बहरहाल वो खेल गया। आगा सलमान भी अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन सऊद शकील एक कंप्लीट आप कह सकते हैं कंप्लीट पैकेज हैं वो। उनके पास जितनी शॉट्स हैं, जितने स्वीप्स हैं, जिस तरह की वो कदमों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की उनकी बैटिंग है, जिस तरह उनका फ्रंट फुट पर, जिस तरह वो बॉल पर आकर खेलते हैं, जिस तरह वो बल्ले को बॉडी के करीब रखते हैं, ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं कि वो एक बड़ा प्लेयर हैं। उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा वो आगे जा सकते हैं। अल्लाह करे कि उनको प्रॉपरली टीम में जगह दी जाए। बहरहाल आज का मैच एक अच्छा मैच था पाकिस्तानी टीम के लिए, जो एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की जितनी फतह होनी चाहिए थी वो तो नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान को मुबसरीन यही कह रहे थे कि 350 तक जाना चाहिए था। 350 करके अगर आप उनको 200 में आउट करते तो 150 की फतह थी। नेट रन रेट आपने देखा होगा कि एशिया कप में भी नेट रन रेट का मसला हुआ था। नेट रन रेट की वजह से बंगाली बाहर हो गए थे। और इसी तरह इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान और हॉलैंड के इस मैच में भी नेट रन रेट जो है वो इसका ये आगे जाकर जब हमारे मैचेस होंगे, आगे जब बड़ी टीमों के साथ मैचेस होंगे, छः अच्छी टीमें हैं, 6-7 अच्छी टीमें, जब उनको पॉइंट्स बराबर होंगे तो वहाँ पर नेट रन रेट का इशू बनेगा। और नेट रन रेट जो है वो हमें आज मौका था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि 350 करके अगर हम 200 के अंदर उनको आउट करते तो हमारा नेट रन रेट बहुत अच्छा हो जाता। कल 282 में उन्होंने इंग्लैंड को आउट किया, कीवीज ने, न्यूजीलैंडर्स ने, और न्यूजीलैंडर्स जो हैं वो बना गए बहुत जल्दी 1 विकेट के नुकसान पर। उनका नेट रन रेट शायद इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा हो, सबसे बेहतर हो, क्योंकि उन्होंने बड़ी टीम को हराया है। और अब शायद दीगर किसी टीम के पास इतनी इस तरह का मौका ना हो कि वो इंग्लिश टीम को हराए। इंग्लिश टीम वन ऑफ द फेवरेट्स थे इस टूर्नामेंट के, और तवक्को ये की जा रही थी कि
वो टूर्नामेंट के मतलब 4 जो सेमीफाइनलिस्ट हैं उनमें उनका नाम कंफर्म है। इंग्लिश टीम है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। बाकी साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हवाले से कहा जा रहा है कि इन तीनों में से एक टीम जाएगी। पाकिस्तान का यही कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो चौथी टीम पाकिस्तान होगी, क्योंकि शुरू में अगर अच्छा ना खेल कर बड़े मैचेस में पाकिस्तान हमेशा जीत जाता है। सरदार जुनैद साहब कहते हैं कि अभी बैटिंग करनी होगी नेक्स्ट मैच में। बिल्कुल जी, सरदार जुनैद साहब कहते हैं कि फखर जमान और बाबर आजम को अच्छी बैटिंग करना होगी नेक्स्ट मैच में। बिल्कुल जी, हम तो यही कहते हैं कि फखर जमान के हवाले से अभी हमें जो है वो डिसीजन लेना चाहिए। नो डाउट कि वो लेजेंड थे, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के खिलाड़ी हैं, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने कैच दिया, जिस तरह वो प्रैक्टिस मैचेस में आउट होते रहे, ना उनका फुटवर्क काम कर रहा है, ना वो बल्ला उनका बॉडी के करीब आ रहा है, ना कुछ पता नहीं किस तरह खेल रहे हैं। तो उनकी ये जो बैटिंग है जुनैद साहब, वो समझ से बालातर है। भारत बड़े मैचेस आगे आ रहे हैं और पूरी कौम की नजरें हैं अब हैदराबाद दक्कन पर कि 10 को पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ किस तरह खेलता है। एशिया कप में एक जीते जीते हम हार गए थे श्रीलंका से आखिरी ओवर में, जमान खान के आखिरी ओवर में। बहरहाल एक दफ़ा फिर मौका है कि हम अपनी गलतियों को दोहराएं और हम बैटिंग करें, एग्रेसिव तरीके से, अच्छे तरीके से खेलें। हमारे पास अच्छे हिटर्स भी हैं, अच्छे ऑलराउंडर्स भी हैं, अच्छे बैटर्स भी हैं, अच्छे बल्लेबाज भी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि कंसिस्टेंट तरीके से हमें परफॉर्म करना होगा। और ये जो हमारे खिलाड़ी हैं, कभी एक मैच में हमारे ओपनर्स थे, आपने देखा होगा कि एशिया कप हो या ये वर्ल्ड कप, अभी तक ओपनर्स नहीं चले। और पाकिस्तान अगर टॉप 3 या टॉप 4 आपके नहीं चलते तो आप किस तरह स्कोर कर सकते हैं किसी भी टूर्नामेंट में, किस तरह आप कामयाब हो सकते हैं। आप इंडियंस को देखें, शुभमन गिल है, वो कमाल की बैटिंग करता है, रोहित शर्मा है, कमाल की बैटिंग करता है। तीसरे नंबर पे विराट कोहली आते हैं। उनके टॉप 3 देखें, हमारे अपने टॉप 3 देखें, बाबर को छोड़ दें, 2 उनके ओपनर्स, 2 हमारे ओपनर्स। हम अब फिर हम किस तरह 14 को इंडिया को हराएंगे जी। सरदार इमरान साहब कहते हैं कि फखर बड़े मैच के प्लेयर हैं। बिल्कुल, नो डाउट, हमने पहले भी कहा कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बड़ा मैच तक पहुंचने के लिए हमें जीतना ज़रूरी है। सरदार इमरान साहब, बड़ा मैच तो सेमीफाइनल ही हो सकता है वर्ल्ड कप का, इंडिया के खिलाफ आप कह सकते हैं मैच हो सकता है। तो बड़े मैच तक पहुंचने के लिए हमें क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। अगर हम क्वालिफाई ना कर सके तो फिर बड़े मैच के खिलाड़ी का क्या फ़ायदा। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि फखर जमान अच्छे प्लेयर हैं। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि उनका फुटवर्क प्रॉपर काम, वो फुटवर्क उनका जो है ना प्रॉपर इस वक्त उनका साथ नहीं दे रहा। आपने देखा होगा आज भी किस तरह वो हल्का सा स्लो बॉल उसने फेंका और सीधा उसने स्ट्रेट कोटेड बोल्ड कर दिया, बॉलर के हाथ में कैच दे दिया। इतने बड़े लेवल पे आप खेलते हैं और इस तरह उठाकर आप कैच दे देते हैं। आप क्लब के किसी बल्लेबाज को देखें तो वो भी इस तरह की नहीं करेगा कि सीधा बॉलर के हाथ में कैच नहीं देगा, वो भी थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट करेगा। लेकिन हमारे जो फखर जमान हैं वो उन्होंने इस तरह किया। बाकी खिलाड़ी जो हैं वो इसमें होता रहता है, बैड पैचेस आते रहते हैं। इवन सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली पे भी आए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई खिलाड़ी जो है वो मायूस हो। ज़रूरत इस बात की है कि फ़खर ज़मान को कंसंट्रेट करना चाहिए और जो गलतियां वो कर रहे हैं उन गलतियों को वो बुलाकर नए सिरे से खेलें। आपको याद होगा कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब बुमराह ने उनका आउट किया था तो 9 बॉल हो गया था, तो उसके बाद फ़खर ने एग्रेसिव क्रिकेट खेली थी। फ़खर को एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। जब वो 10 बालें, 8 बालें, 12 बालें रोकता है, बगैर ना वो सिंगल कर सकता है ना वो स्ट्राइक रोटेट करता है, तो फिर इट मीन्स के वो प्रेशराइज हो जाता है। कोई भी बल्लेबाज हो 10-12 बालें खेले वनडे में या T20 में और वो स्कोर ना करे तो वो प्रेशराइज हो जाता है। और जब वो प्रेशराइज बंदा होता है तो फिर इस तरह क्या होता है कि उससे गलतियां कमिट हो जाती हैं, सरजद हो जाती हैं। बहरहाल आज का मैच नाजरीन यही है कि पाकिस्तान जीत गया और जीत होती है, गलतियां उसमें हमेशा ऐब जीत में छुप जाते हैं। और अगर आप बहुत क्लोजली जाकर क्लोज मार्जिन से हारते हैं तब भी आपकी गलतियां यहाँ हो जाती हैं और लोग कहते हैं जी कि ये गलतियां जो हैं ये इनकी वजह से मैच टीम हारी है। बहरहाल जीत की वजह से हमें बहुत सी आज हमारी जो कोताहियाँ थी वो पसे पर्दा चली गई हैं। इस वक्त हम ज़्यादा जीत पे बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी कौम भी यही चाहती है कि जीत पे बात करे। सरदार इमरान साहब कहते हैं कि आई होप पाकिस्तान विन द नेक्स्ट मैच। जी इंशाल्लाह वी आर होपिंग दैट पाकिस्तान विल इंशाल्लाह विन अगेंस्ट
not only against Sri Lanka but also against India, Australia and अफगानिस्तान। 20 को मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमारा मैच है, वो भी एक मुश्किल मैच होगा, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ साल 1.5 साल से हम अफगानियों के खिलाफ जो भी मैच खेलते फंस के खेलते हैं। और आज की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है नाजरीन कि एशियन गेम्स में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। पाकिस्तानी शहीद जो हैं उनको शिकस्त दी है और वो भारत के साथ कल फाइनल खेलेगा। आज हम अफगानिस्तान से भी हारे हैं। हम ये कहते हैं कि बड़ी इस तरह की जीत में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो छुप जाती हैं, बहुत से ऐप छुप जाते हैं। पाकिस्तानी शहीद जो टीम पाकिस्तान की आप बी टीम कह सकते हैं, उसमें बड़े अच्छे वनडे और टेस्ट के खिलाड़ी हैं, T20 के, वो आ रहे हैं आज अफगानिस्तान से। और हम 115 पे आउट हुए हैं और उन्होंने 115 बना लिया और कहा कल वो अब इंडिया के साथ फाइनल खेलेंगे एशियन गेम्स क्रिकेट में। ये भी एक इस पर भी बात होनी चाहिए थी। बहरहाल आज का मैच जीत कर हम जश्न फतह इस वक्त लोग बना रहे हैं, लेकिन ये गलतियां पाकिस्तान को बैटिंग में, अगर टॉप 4 नहीं चलेंगे तो ये बात तय है नाजरीन, नीचे आकर सऊद शकील रिजवान या जो भी कुछ करें, जो भी हमारे बॉलर्स कुछ करें, कुछ भी नहीं हो सकता। इंडिया की इन विकेट्स पर कम अज कम 320, 340, 350 से नीचे जब 350 तक आप स्कोर नहीं बनाएंगे तो आप किसी टीम को रिस्ट्रिक्ट करना एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन वो हकीकत नहीं हो सकती। आज भी अगर RS रऊफ अगर वो प्रॉपर उनको अगर वो खेल लेते, जज्बाती ना होते, रैश क्रिकेट न खेलते, तो आप देख सकते हैं कि वो आसानी से जीत सकते थे। अपना डच टीम जो है वो हॉलैंड वालों को नीदरलैंड की जो टीम है वो जीत सकती थी, लेकिन डच टीम की बदकिस्मती थी कि वो थोड़ा रैश क्रिकेट खेल गए, जज्बाती क्रिकेट खेल गए। हिट करने की कोशिश में हसन अली को हिट करने की कोशिश में, RS रऊफ को छक्का मारने की कोशिश में वो आउट हुए। तो थोड़ा सा अगर वो समझदारी से क्रिकेट खेलते तो ये मैच बड़ा क्लोज हो सकता था। बहरहाल कल 10 को मैच पाकिस्तान उसी सूरत उसमें जीत सकता है कि पाकिस्तान के पहले टॉप 4 खेले। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। कल साउथ अफ्रीका का भी मैच है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का भी मैच है, बहरहाल श्रीलंका का भी मैच है। बहरहाल आने वाले दिनों में वही टीमें कामयाब होंगी। नेक्स्ट मैच नेक्स्ट मैच में सरदार इमरान साहब कहते हैं कि 350 प्लस करना होगे। बिल्कुल जी, नेक्स्ट एक मैच में नहीं बल्कि सारे मैचेस में। और आप आज कंपेयर कर लें कि अगर 286 पे इंडियंस होते हैं हमारे खिलाफ, या उनकी बॉलिंग होती या उनकी बैटिंग होती 286, हम डिफेंड कर रहे होते, तो यकीनी तौर पे वो विदिन 40 ओवर्स में ही वो चेज कर लेते हैं। अब्दुल कदीर बासी साहब भी हमारे साथ हैं। बासी साहब आपका भी शुक्रिया। और आप तो उस दिन कह रहे थे कि इस टीम पे पाबंदी लगनी चाहिए, चंद रस कबल आप हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे। बहरहाल जीत की वजह से बहुत सी चीज़ें देखें, आज आपने भी दिल शेयर कर दिए, प्यार शेयर कर दिया। तो जीत हमेशा गलतियों पे पर्दा डाल देती है, और समझदार टीम में समझदार लोग वही होते हैं जो अपनी जीत को मद्देनजर रखकर गलतियों पर काबू पाते हैं। कौम की दुआएं पाकिस्तान के साथ है। इंशाल्लाह दुआओं की वजह से पाकिस्तान जीतेगा। अब्दुल कदीर बासी साहब, हम तो यही कहते हैं कि कब तक हम दुआओं की वजह से डॉलर को नीचे लाते रहेंगे, कब तक हम दुआओं की वजह से चीनी की स्मगलिंग रुकवाते रहेंगे, कब तक हम दुआओं की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जितवाते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी कोई काम है? ये भी इतने 40-50 लाख रुपए लेते हैं महीने का एक एक खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो ये 50 बहरहाल इंशाल्लाह दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, पाकिस्तानी कौम की दुआएं हम हमेशा करते रहे। 92 में का वर्ल्ड कप हो, रमज़ान का महीना था। अगर उसामा अब्दुल रशीद साहब कहते हैं जी कि बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन मामला ये है कि नाजरीन दुआएं हमेशा होती रही हैं। 92 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो तो रमज़ान था, और रमज़ान में पूरी कौम सरबसुजूद थी अल्लाह पाक के हुजूर। और पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ जब मैच में 73 रन पर आउट हुआ तो बारिश हुई, और उस बारिश के बाद वो मैच ना हो सका, और उसी एक पॉइंट की वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था। फिर सेमीफाइनल और फाइनल में कौम की दुआओं की वजह से वो पाकिस्तान मैच जीत गया था। वहाँ पर परफॉर्मेंस कम और दुआएं ज़्यादा थी, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी दुआएं कौम की पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। बाकी इंशाल्लाह आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे, लेकिन दुआओं के साथ साथ 92 के वर्ल्ड कप में हमारा टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड कप के फाइनल में आमिर सुहेल से
और रमीज़ ओपनर थे, दोनों आउट हो गए थे जल्दी। इमरान खान आए थे और मियां दाद आए थे। मियां दाद और इमरान खान ने बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट खेली थी और ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग संभाली थी और 103 रन या 104 रन 34वें ओवर में वो उन्होंने बनाए थे। लेकिन उसके बाद इंजमाम, वसीम अकरम और इमरान खान की हिटिंग के बाद पाकिस्तान एक रीजनेबल स्कोर करने में कामयाब हो गया था। उस वक्त बड़े प्लेयर, बड़े नाम, पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री के बड़े नाम, बड़े बल्लेबाज टीम में शामिल थे और इस वक्त शायद वो सूरत हाल नहीं है। बाबर आजम के अलावा कोई बड़ा बल्लेबाज एटलीस्ट कौमी टीम में नहीं है। तो बहरहाल इस तरह फिर कौम की दुआएं हैं। तो खुश रहें, आबाद रहें, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को कामयाब करे। खुश रहें, आबाद रहें जी।